तो हमने इसके पार्ट वन में इसके प्रीवियस के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। ये 2024 का सेट वन का पेपर है, ठीक है, जिसमें से हमने 24 का ए पार्ट और बी पार्ट डिस्कस कर लिया था। अब हमारा सी पार्ट। इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिट बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तुम्हें पता कैसे चलेगा कंपाउंड को देखकर कि कॉम्प्लेक्स को देख के कि ये किस तरीके का आइसोमरिज्म शो करेगा। फिलहाल यहाँ पर जो लिगेंड अटैच है ना, ये है एम्बिएंट लिगेंड। एम्बिएंट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो दोनों तरफ से अटैचमेंट शो कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें दो डोनर एटम होंगे, लेकिन डोनेट कोई एक ही एटम करेगा। तो ये एन की तरफ से भी बॉन्ड बना सकता है और ओ के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है बेसिकली लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। ने पूछा है किस तरीके का आइसोमरिज्म शो करेगा, तो लिंकेज। और मान लो आपसे पूछ ले कि बताओ इसका दूसरा क्या होगा, तो ये होगा, ठीक है ना। CONH3 ट्वाइस ONO। जब ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होता है तो हम ONO लिखते हैं, ठीक है। और अगर NO2 लिखा है इसका मतलब ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैच है। फिर इसने पूछा है सेकंड में, ये हमारे पास कोबाल्ट है, ये इथेन 1,2 डाइमीन है, ठीक है। ये किस तरीके का आइसोमरिज्म शो करेगा। तो देखो ये बेसिकली जो शो करता है आइसोमरिज्म, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करता है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वो होते हैं, जैसे यहाँ पर इसका डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। यही है हमारा सेम कंपाउंड है, ठीक है। इसका मिरर इमेज ये रहा, ठीक है। और इनकी खासियत ये होती है, इनके जो मिरर इमेज होते हैं वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं करते, मतलब कोइंसाइड नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ये लाइट को, अगर प्लोराइज लाइट है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमर की खासियत है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। इसका डायग्राम यहाँ बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने अलग से लगाया, ठीक है ना, ये पेपर में नहीं दिया होगा आपको। अब हमें पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पर नीचे मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक है, कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कब शो करता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल का कॉम्प्लेक्स है, उसमें सारे लिगेंड क्या होने चाहिए, अलग अलग, ठीक है। टेट्राहेड्रल जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ऑक्टाहेड्रल जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, ठीक है ना। इस केस में फिर वो शो करेगा। तो आपको पता है EN जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, तो इसी वजह से ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है, ठीक है। सारे के सारे बाइडेंटेट होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और है जो कि नीचे मेंशन कर दिया है मैंने, ठीक है। इसके अलावा ये रहा, ठीक है। एक एग्जांपल ये है ऑक्सलेट वाला, ठीक है। और ये तो हमने देख ही लिया ऊपर। कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव अगर पूछेगा ना कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है, तो आप चेक करना कि वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म उसका एग्जिस्ट कर रहा होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ठीक है ना। तो उस केस में फिर आप, अगर टेट्राहेड्रल है तो देखना सारे लिगेंड अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो उसके सारे लिगेंड सेम होने चाहिए, बाइडेंटेट होने चाहिए, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। इसने पूछा 25 के ए में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अलाइलिक हलाइड, ठीक है। आपको पता है जो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है, अगर वो डबल बॉन्ड होता है तो वो कहलाता है विनाइलिक, ठीक है। और अगर नेक्स्ट होगा तो वो कहलाता है अलाइलिक, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये कंपाउंड है ये अलाइलिक है, क्योंकि ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो नेक्स्ट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी डबल बॉन्डेड है, ठीक है। तो ये हमारा अलाइलिक है, ठीक है। अब कह रहा है आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन और 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसमें से इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन ज़्यादा रिएक्टिव और क्यों। तो आपको पता है क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है। और 2,4,6 का स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है कि वो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आना चाहिए और सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए, ठीक है। तो
आपको पता है न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करता है पॉजिटिव साइड पे, ठीक है। तो जो यहाँ पर NO2 है वो आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब खींचेंगे, विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो उस केस में क्या होगा, वो आके इस पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा था कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्यों? क्योंकि NO2 जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ NO2। ठीक है, अब बढ़ते हैं सी वाले पार्ट पे, ठीक है। ये हमारा बी वाले पार्ट का आंसर था, ठीक है। सी वाले पार्ट में इसने पूछा विच आइसोमर इज हैज़ लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता है कि जब हम आइसोमर बनाते हैं तो जो आइसोमर में ज़्यादा ब्रांचिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। इसका आइसोमर ये बनेगा, ठीक है। आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग हो, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो आप कार्बन टोटल 4 हैं, हाइड्रोजन 9 है और क्लोरीन है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग करने पे वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और वैन डर वाल्स फोर्सेस पे डिपेंड करता है हमारा। तो सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इसी का होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। कैसे टर्सरी है आप ये भी देख लो अगर किसी को नहीं पता है तो। क्योंकि क्लोरीन जिससे अटैच है उसकी 3 ब्रांचिंग है, ठीक है ना, तो इसलिए टर्सरी है ये। चारों को हमने एक साथ लिख दिया ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। इसने बोला यहाँ पर इसका मैकेनिज्म शो करना है, ठीक है ना। ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, ठीक है। H2SO4 यूज़ करते हैं 443 केल्विन पे तो ये एल्कीन बनता है, ठीक है। तो ये रहा आपका मैकेनिज्म, यहाँ पे टाइम बचाने के लिए यहाँ पे मैकेनिज्म का मैंने टेबल बना दिया है। ये रहा आपका अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल में ऑक्सीजन अटैच है तो पता है आपको, ये लोन पेयर है यहाँ पर। और आपने एसिड डाला है तो एसिड क्या करेगा, H+ प्रोड्यूस करेगा, तो वो लोन पेयर H+ को डोनेट करने के लिए इस पर अटैक करेगा तो ये अटैच हो गया, ठीक है ना। देखो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ने इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज किया है और एक ने बॉन्डिंग बनाया है। तो इसी वजह से जब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ना तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यानी ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है। एक तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक इसने इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई किया हुआ है। पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है क्योंकि अल्कोहल ने प्रोटोन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल तो बन गया, लेकिन ये ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है ये इसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या करेगा, जो कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ उसको, उसके इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ठीक है। पुलिंग की वजह से क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन फॉर्म होना, ठीक है। पहले स्टेप में प्रोटोनेटेड अल्कोहल, दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन, तीसरे स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन या प्रोटोन का एलिमिनेशन। क्योंकि कार्बोकैटायन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कार्बन इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यहाँ ले आएगा, ठीक है ना, और हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये निकला हुआ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा मैकेनिज्म था, ठीक है, अल्कोहल से एल्कीन बनाने का। फिर कह रहा है राइट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। आपको पता है ये हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, ठीक है। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो CH3 CH2 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 और OH, ठीक है। ये हमारा फिनॉल है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं NaOH के साथ में
और H+ के साथ में, तो कोलबेस में ट्रिक्सन भी बोलते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन का नाम है, कभी कभी आपसे नाम वाले रिएक्शन पूछ सकता है, ठीक है ना। इस केस में जो प्रोडक्ट होगा ये बनेगा हमारा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 उसने पूछा व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। आपको पता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो दो अमीनो एसिड को आपस में अटैच करता है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे लिंकेज विच जॉइन टू अमीनो एसिड, विच जॉइन टू अमीनो एसिड, ठीक है, टू बॉन्ड भी मेंशन करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, CONH बॉन्ड, ठीक है। फिर कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्ड अ DNA डबल हेलिक्स टुगेदर, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन फोर्सेस, डाइसल्फाइड लिंकेज, ठीक है। तो आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हो, सबसे बेस्ट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा बी वाले का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर दो से ज़्यादा फोर्स पूछेगा तब आप लिखना, ठीक है, वैन फोर्सेज, सल्फाइड लिंकेज या जो भी है, ठीक है। फिर पूछ रहा है सी वाले में कि विच वन ऑफ द इज़ अ पॉलीसेक्राइड, ठीक है। पॉलीसेक्राइड जब दो या दो तीन ज़्यादा जो मोनोसेक्राइड से मिलके बना होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है फ्रुक्टोज तो खुद एक मोनोसेक्राइड है, ठीक है। ग्लूकोज भी सुक्रोज के अंदर रहता है, ठीक है, 2 यूनिट, लेकिन स्टार्च के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्च जो होगा वो पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल होगा। फिर आते हैं, एक एग्जाम्पल देना हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन और फैट सॉल्युबल विटामिन का, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होता है कभी भी आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होंगे, ठीक है ना। आपको उसको रेगुलर डाइट में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू, ये सॉल्युबल है वाटर में, तो यूरिन के थ्रू पास ऑन हो जाते हैं अगर यूज़ नहीं हुए तो, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में हमारा विटामिन बी और सी है, हमारा बी और सी, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन अगर आप ले रहे हो तो वो फैट सॉल्युबल विटामिन आपकी बॉडी में तभी एब्जॉर्ब होगा जब आपको खाने में फैट वाला सब्सटेंस लोगे, उसके बाद अगर फैट सॉल्युबल विटामिन लोगे तभी काम करेगा वो, ठीक है। अदरवाइज आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। इसमें हमारा ADE के, ठीक है, फैट सॉल्युबल वाले में ADE के, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें से कोई भी एक, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। ये कह रहा है कंपाउंड है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है C6H12O2, इसका नाम है A, ठीक है। और इसका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट हमारा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले, हमें नहीं पता अभी A क्या है। ये दो कंपाउंड दे रहा है B और C, ठीक है। फिर कह रहा है अगर हम B का ऑक्सीडेशन करते हैं, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। वो भी किसके साथ में, उसने बोला हुआ PCC के साथ में, ठीक है। तो ये दे रहा है D। फिर इस D को NOH के साथ ट्रीट करने पे, ठीक है, ये दे रहा है E, ठीक है। और फिर इसने कहा है कंपाउंड E ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, E का अगर मैं हाइड्रोजिनेशन करता हूँ तो ये वापस C दे देगा, ठीक है। कैटालिटिक हाइड्रोजन में हम हाइड्रोजन यूज़ करते हैं और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है ना।
उसमें बेसिकली क्या होता है, वो हाइड्रोजन को ऐड कर देता है, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, कुछ भी यूज़ कर सकते हो आप। ये सी दे दे रहा है वापस, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, द कंपाउंड डी इज ऑक्सीडाइज फर्दर टू गिव कंपाउंड एफ। इसको ऑक्सीडाइज करने पे ये एफ कंपाउंड दे रहा है, ठीक है। ऐसे फ्लो चार्ट बनाने में आपको ना करने में इजी हो जाएगा, ठीक है ना, दिक्कत नहीं आएगी। तो इसने बोला हुआ विच इज़ फाउंड टू बी अ मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड वो एसिड होते हैं जो डिसोसिएट होने पर एक H प्लस देता हो, ठीक है ना। H2SO4 जब डिसोसिएट होता है तो 2 H प्लस देता है, ठीक है। HCl जो डिसोसिएट होता है तो एक H प्लस देता है, फिर Cl, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल। मोनोबेसिक एसिड और उसका मॉलिक्यूलर वेट है 60, ठीक है। उसका मॉलिक्यूलर वेट है 60। आपको पता है ऑर्गेनिक में एक ही एसिड है हमारा, CH3COOH, ठीक है। तो CH3COOH इसका चेक कर लेते हैं मास 60 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 12 और 3 15, 15 और एक 16, तो 48 हो गया, और 60 पूरा 60 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एक ये पता चल गया। आपको पता है कि जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो इधर की साइड हमारा अल्डिहाइड होगा, तभी ऑक्सीडेशन पे इसने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी का अल्डिहाइड वाला कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CHO, ठीक है। CH3CHO का जब NOH के साथ ट्रीट करते हैं तो आपको पता है ये अल्डोल कंडेंसेशन में जाता है, वो भी सेल्फ वाला, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसमें ये बन जाएगा हमारा CH3CH। ऐसे दो मॉलिक्यूल मैं इसका सीधा अब बता देता हूँ, वैसे तो मेथड अलग है पता लगाने का, लेकिन एक सीधा मैं शॉर्टकट बता देता हूँ आपको। CH3CH लिख दिया आपने, O है, तो उसके बॉन्ड की जगह पे O की जगह डबल बॉन्ड लगा दो, फिर वापस 2 कार्बन की चेन, और यहाँ पर लगा देंगे अल्डिहाइड, ठीक है। बाकी आपने चैप्टर में देखा ही होगा कि सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन और क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कैसे रिएक्शन प्रोसीड कराता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बनेगा हमारा E। अब E का जब हम रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, आपको पता है ये बन जाएगा CH3CH2, सब जगह हाइड्रोजन ऐड हो जाता है, ठीक है। CH2 ऑक्सीजन में भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन, और साथ ही साथ एक अल्कोहल, ठीक है। तो ये बन गया हमारा क्या, ब्यूटेनॉल, ठीक है। यहाँ तक हमें पता चल चुका है। अब आपको पता है कि PCC जो है वो हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अल्डिहाइड तभी देता है जब ये अल्कोहल रहता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो CH3CH2OH होगा, ठीक है। यानी हमें यहाँ तक पूरा कंपाउंड पता चल चुका है, हमें पता लगाना है A, ठीक है। ए का उसने ऑलरेडी यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C6H12O2। तो हमें क्या करना है, बस हाइड्रोजन को हटाकर इनको आपस में अटैच कर देना, ठीक है ना, दोनों तरफ के हाइड्रोजन को हटाकर। यहाँ पर हमारा कंपाउंड क्या आ जाएगा, CH3CH2, ठीक है। फिर ये H हट गया हमारा, यहाँ पर आ गया O, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही एक और O, ठीक है। एसीटेट आयन वाला हमारा वो है, ठीक है ना, OH आयन जो होता है, CH3CH2 CH3CH2 और फिर CH2CH3, ठीक है। एक बार काउंट कर लेते हैं, 3 4, जैसे एक और C आएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल 8 कार्बन होने चाहिए ना, 4 और 2 6 कार्बन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 ही बन रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, ये कंपाउंड होगा हमारा ये, ठीक है। CH3CH2 COO H2 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है। तो C6 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका मतलब ए वाला कंपाउंड जो है वो ये होगा, ठीक है।
ये भी लिख सकते हो आप, इसको पलट के भी लिख सकते हो, इसकी पोजीशन यहाँ भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो उनमें से कोई भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। बट यही है कि जो कंपाउंड होगा वो ओएट आयन वाला ही कंपाउंड होगा, ठीक है ना, ओएट वाला। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 हो गया हमारा, उसके बाद 29 पे, ठीक है। 29 में ये दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हो अपना, ठीक है ना, जो भी है। इसने पूछा हाउ डू प्राइमरी बैटरी डिफर फ्रॉम सेकेंडरी बैटरी। तो आपको पता ही है कि प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो नॉन रिचार्जेबल और चार्जेबल की बेसिस पे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। जो प्राइमरी बैटरी होती है वो नॉन रिचार्जेबल होती है, और सेकेंडरी बैटरी, देखो उसको याद रखने के तरीके बताता हूँ मैं। सेकंड मतलब आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, सेकंड मतलब दो हुआ ना। तो जब ये दोबारा यूज़ हो सकता है, इसका मतलब वो रिचार्ज हो सकता है। प्राइमरी नॉन रिचार्जेबल होता है, सेकेंडरी रिचार्जेबल होता है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्राइमरी बैटरी आर नॉन रिचार्जेबल और सेकेंडरी बैटरी आर, ठीक है, रिचार्जेबल। ये जो हमारा वो रिचार्जेबल है, ठीक है। इसमें रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, उसमें रिएक्शन रिवर्स नहीं होता, ठीक है ना। अब ये कह रहा है द सेल पोटेंशियल ऑफ मर्क्यूरी सेल इज 1.35 वोल्ट, ये लाइफ टाइम इतना ही रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? कि देखो, अगर नॉर्मली अगर किसी रिएक्शन में ना, जैसे आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, घर में जो इन्वर्टर लगा रहता है, ठीक है। इन्वर्टर में बार बार पानी डालना पड़ता है, अगर पानी डालोगे तो वोल्टेज का इशू आता है, ठीक है ना। तो वोल्टेज का इशू इसलिए आता है क्योंकि उसमें आयंस फॉर्म होते हैं उस रिएक्शन में, और आयन की कंसंट्रेशन अप डाउन हो सकती है, ठीक है ना। अगर आयन कम हुआ तो कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन का मतलब ये नंबर ऑफ आयंस इन पर लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। ये कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है, इसका मतलब इसमें कोई आयनिक रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करता है, ठीक है ना, कोई आयंस बनता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बार बार रिपीट होता है ये। ओवरऑल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन द सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन को एस ओ एल एन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, आप पूरा पूरा लिखना, ठीक है। उस कंसंट्रेशन, अब वो बना ही नहीं है तो कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा, ठीक है ना। उस कंसंट्रेशन कैन चेंज ड्यूरिंग इट्स लाइफ, ठीक है ना। आप इतना भी लिख दो कि आयन कोई फॉर्म नहीं होता उसकी रिएक्शन में ओवरऑल में, तो भी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं सी वाले में। ये कह रहा है कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द रिचार्जिंग लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। चार्जिंग और रिचार्जिंग, ठीक है। चार्जिंग में रिएक्शन अलग होता है, रिचार्जिंग का अलग होता है, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। बाकी चैप्टर्स की वीडियो भी डाल दी गए हैं, ठीक है ना। जल्द से जल्द मिल जाएंगे आपको वीडियोस, आप उसको प्लेलिस्ट से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में क्लास वाइज कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें लिख देंगे हम बेसिकली रिएक्शन, ठीक है। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, ठीक है। कैथोड पे लेड सल्फेट, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी पे चार्ज रहता है वो एक्वस उसके बगल में स्टेट मेंशन करते हैं, ठीक है ना। एनोड
ठीक है, ये रिएक्शन है हमारा। फिर एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल ओवर द गैल्वेनिक सेल, ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, ठीक है। तो इसमें इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, ठीक है ना, मोर एफिशिएंसी, और ये पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करता है, ठीक है, पॉल्यूशन फ्री। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30, इसने कहा है द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, ये समथिंग कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना। कभी कभी इन पैराग्राफ में आंसर दिए होते हैं, तो आप कभी आपको समझ नहीं आता तो आप इसमें से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ये पूछ रहा है व्हाट इज़ फील्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड की प्रेजेंस की वजह से एनर्जी सेपरेशन हो जाता है डी ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ। द एनर्जी यूज इन द splitting of degenerate d orbital due to the presence of ligand, ठीक है। ठीक है, इंडेफिनेट ज्योमेट्री ये भी लिख सकते हो आप, इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसमें आपने देखा होगा ऑक्टाहेड्रल का और टेट्राहेड्रल का, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट। इसने पूछा हुआ है गिव रीजन फॉर द वॉयलेट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स का कलर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। देखो बेसिकली कलर के लिए ना वही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांसमिट होते हैं, जिसकी वजह से कलर शो करता है। तो हम बेसिकली इसका वो खोलेंगे, क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम का, ठीक है। आपको पता है वाटर पर तो कोई चार्ज होगा नहीं, एक तरीके से टाइटेनियम के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 3+ ही होगा, ठीक है। टाइटेनियम यहाँ पे लिख देता हूँ उसकी कॉन्फ़िगरेशन ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। और 22 नंबर पे टाइटेनियम है, कॉन्फ़िगरेशन है हमारी आर्गन, एक सेकेंड, 3D 18, ठीक है। अभी कह रहा है टाइटेनियम 3+, तो उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो यहाँ से एस से क्या हो जाएगा हमारा, ये 4s 0 हो जाएगा और 3D 1 हो जाएगा, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये एक इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है T2G से EG में वो जा सकता है, ठीक है ना, इधर से उधर जैसी लाइट पड़ेगी उस पर वो ट्रांसमिट होगा, वापस वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से रिटर्न आएगा, ऐसे करके वो कलर शो करना चालू करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं डी ट्रांजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ड्यू टू डी ट्रांजिशन, ठीक है, क्लियर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, हमने इसका ऑक्सीजन नंबर निकाला टाइटेनियम का, और टाइटेनियम का ऑक्सीजन नंबर यूज़ करके हमने देखा कि उसके जो डी ऑर्बिटल है उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में अपना ट्रांसमिट हो सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करके, फिर जब वो रिटर्न आएंगे तो वही जो एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब किया था लाइट के फॉर्म में एमिट करेंगे, जिसकी वजह से हमें कलर दिखाई देगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सी पे। इसमें इसने पूछा हुआ है कि क्रोमियम जो है वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, ये हमारा पैरामैग्नेटिक है, और निकल वाला जो है वो डाईमैग्नेटिक है, ठीक है ना। तो जब भी पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक का क्वेश्चन आता है ना, तो आप उसके कॉन्फ़िगरेशन को खोलकर डी ऑर्बिटल में आप देखना, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। लीगेंड को भी साथ में देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो वो डाईमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो मैं इस क्रोम को पता है कि अमोनिया का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, तो एक तरीके से क्रोमियम का ही आएगा ये। तो क्रोमियम 24 पे है,
इसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगी आर्गन, क्योंकि आर्गन आर्गन 18 पे आता है, ठीक है। 4s2 3d4, ठीक है। अब इसने बोला क्या है कि क्रोमियम 3+, तो क्रोमियम 3+ का निकालते हैं हम। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे यहाँ से। एस से 2 चला गया और इससे 1 चला गया, तो कितना बचा 3d3। यानी इसके डी ऑर्बिटल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अमोनिया, अगर हम देखेंगे इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा इसमें, ठीक है ना। आपको पता है ना, अमोनिया और साइनाइड, साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड बेसिकली डिसाइड होता है उनके बॉन्ड के बेसिस पे। अगर पाई बॉन्ड है ना, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इट हैज़ अनपेड इलेक्ट्रॉन सो दैट इट इज़ पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और क्रोमियम इस कॉन्फ़िगरेशन में स्टेबल भी, आपको पता ही होगा। इस केस में ये दिखाता है T2G3, ठीक है। इट हैज़ अनपेड इलेक्ट्रॉन सो दैट पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब जरा निकल को देख लेते हैं एक बार। आपको पता है साइनाइड का -1 है, 4 साइनाइड है। पहले हम निकल का वो निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो निकालने के लिए निकल को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। +4 साइनाइड का -1, और जो उसके ऊपर चार्ज होता है हम उसके बराबर रखते हैं इसको, तो इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +2। यानी निकल के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। तो निकल की पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं नॉर्मल। आपको पता है निकल 28 पे दे रखा है उसने, ठीक है। आर्गन 4s2 और 3d8, ठीक है। अब ये कह रहा है ऑक्सीजन नंबर +2 था, तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालता तो इसमें से रिलीज हो गए, ठीक है। तो ये बचेगा क्या, देखा जाए तो 3d8, ठीक है। साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरता हूँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या होगा, इस साइनाइड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें पेयरिंग में चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा होती है ना, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ ना जम करके इसमें पेयरिंग कर लेता है, ठीक है ना। इस केस में ठीक है, ये पेयर हो जाएगा। तो इसमें तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए ये डाईमैग्नेटिक है, ठीक है। तो जब भी पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक का क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको खोल देना, ठीक है ना। और खोलने के बाद उसको लिख, यहाँ पे लिख दे देंगे, ठीक है ना, कि जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं नोट में, Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सो दैट इट इज़ अ डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब बढ़ते हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके वजह से पूछा हुआ, आप देखोगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में वही हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे जज करते हैं हम, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो अगर ये D2sp3 हुआ तो इनर हुआ, ठीक है। और आउटर ऑर्बिटल में ये बाहर वाला ऑर्बिटल यूज़ करता है, डी वाला, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा कैसे इनर और ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम, हमारे पास आयरन यहाँ पर, ठीक है। आयरन 26 नंबर पे, आर्गन 36, ठीक है। अब इसने बोला मैं यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर निकालेंगे ना, सेम उस तरीके जो हमने पीछे निकाला था, तो +3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर +3 ऑक्सीजन नंबर होगा साइनाइड का। तो निकालते हैं +3 का, +3 के हिसाब से। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी
3d5, जब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, एक s में से 2 और 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 3d5 के लिए 5 ऑर्बिटल बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। फिर इसके आगे के भी ऑर्बिटल हैं, 4s वाला खाली है, 4p वाला भी खाली है, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। साइनाइड आपको पता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग चालू कर देगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग चालू होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें पेयरिंग करते हैं हम, ऐसे बन जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पेयरिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई, ठीक है। तो अभी आप देखोगे, एक सेकेंड, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि देखो साइनाइड है 6, तो उसको साइनाइड बेसिकली लिगेंड है, लिगेंड का काम क्या होता है, लोन पेयर डोनेट करना। तो लोन पेयर का मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए पूरा ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 6 साइनाइड है तो 6 ऑर्बिटल चाहिए उसको, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें डाल देगा, इसलिए D2, और एक इसमें डालेगा तो S और बाकी के P इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए D2sp3 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे लिखेंगे साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड लीड्स टू द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन लीडिंग टू द D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसमें भी अब अगर आप देखोगे तो +3 ऑक्सीजन स्टेट इसका भी है, बट इस केस में वाटर जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन इधर ही मौजूद रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसका भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख देता हूँ इसके लिए, ये आयरन के लिए, ठीक है, कि Cn- इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं ये इसके, ठीक है, ऐसे दिखा देते हैं इसको हम, अमोनिया के लिए ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, ठीक है ना। लोन पेयर इसमें भर गया पूरा, ठीक है। NH3 ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। Cn is a strong ligand leads to the pairing of electron, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मेंशन कर देंगे, FeCN6 3 माइनस था, लीडिंग टू D2sp3, ठीक है। आप इसको स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो और वैसे भी दिखा सकते हो, ठीक है। सेम अगले वाले का लिखते हैं, इसमें भी लिख देंगे, ठीक है ना, कि वाटर जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसकी वजह से वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इन केस ऑफ FeH2O का होल 6 3 + H2O इज अ वीक लिगेंड, ठीक है, डज नॉट लीड टू द पेयरिंग, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन so that it has sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपको पता ही है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, क्वेश्चन नंबर 31। इसने कहा था सेम टेम्परेचर CO2 गैस इज मोर सॉल्युबल, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो लेस सॉल्युबल है, तो हमें इसका रीजन बताना है, ठीक है। विच ऑन ऑफ देम विल हैव हायर वैल्यू ऑफ KH, ठीक है। KH जो है वो सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट।
अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो सेम टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है हेनरी कांस्टेंट, तो इसलिए इसने सेम टेम्परेचर बोला हुआ है, ठीक है। कह रहा है CO2 गैस मोर सॉल्युबल है, ठीक है, और O2 कम है। O2 की सॉल्युबिलिटी कम है, इसका मतलब इसकी pH वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे O2 गैस हैज़ हायर KH, ठीक है ना, बिकॉज हायर KH वैल्यू लोअर द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 के बाद ए का सेकंड पार्ट कह रहा हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल चेंज व्हेन प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9% सोडियम क्लोराइड। इसका मतलब जिस सॉल्यूशन में प्लेस किया उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है उसके रेस्पेक्ट में। तो आपको पता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में जब हम किसी सेल को प्लेस करते हैं तो उसका सारा वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है। इस केस में ब्लड सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है ना, ब्लड सेल श्रिंक हो जाएगा। और अगर हम लेस वाले में अगर उसको प्लेस करते से कम कंसंट्रेशन वाले पे, तो उस केस में वो फिर स्वेल कर जाता है, ठीक है ना, ये ब्रस्ट भी हो जाता है कभी कभी सेल, कभी रिजल्ट भी पूछेगा आपसे तो यही लिखेंगे हम, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलते हैं उस पर। इसने पूछा है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट दे रखा हमारे पास, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको पता है कि आयोनाइज होगा, ठीक है। कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा है क्योंकि 60% उसने मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है, ठीक है। मोलैलिटी दे रखी है हमारे पास, कह रहे कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलाइट वाला सिचुएशन आता है तो वो पता है हमको आई फैक्टर कंसिडर करके चलते हैं हम, ठीक है। तो हमें पता है डेल्टा टीवी का जो फॉर्मूला होगा वो होता है आई फैक्टर यानी इवेंट ऑफ फैक्टर, फिर ये एलिवेशन कांस्टेंट के बी और इनटू मोलैलिटी, ठीक है। आई फैक्टर तो हमें पता नहीं है, हमें पता है इसका अल्फ़ा, ठीक है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू पता है ना 60% का मतलब 0.6, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब वो 100% टूटा है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू अगर 0.2 है इसका मतलब वो 20% टूटा है, तो इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6, ठीक है। देखो हमें के भी पता है, एम भी पता है, ठीक है, मोलैलिटी, लेकिन हमें आई फैक्टर नहीं पता, तो पहले हमें आई फैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अल्फ़ा का फॉर्मूला और आई का फॉर्मूला आयोनाइज के केस में ये होता है, ठीक है ना, अल्फ़ा इज इक्वल टू I-1 अपॉन में n-1, ठीक है। अल्फ़ा हमारे पास 0.6 है, आई फैक्टर निकालना है -1, एन का मतलब नंबर ऑफ आयन कितने दे रहा है वो, बेसिकली A2B3 है तो इसका मतलब टोटल 5 आयन देगा यहाँ पर ये, ठीक है ना। एन फैक्टर कितना हो गया 5, 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है। 4 इंटू 0.6 आ जाएगा 2.4, दूसरा के प्लस हो जाएगा तो 3.4, यानी यहाँ पर आई फैक्टर आ गया हमारा 3.4, ठीक है। यहाँ डालते हैं आई फैक्टर को 3.4, और के भी कितना था हमारा 0.52, मोलैलिटी है 1, ठीक है। इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो निकालते हैं। इसने पूछा यहाँ पर कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर चेंज मिलेगा बेसिकली, ठीक है ना। चेंज का फॉर्मूला आपको पता है ना क्या होता है, TB माइनस TB0। TB0 जो है हमारा प्योर बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोलाइट के डालने के बाद है, ठीक है। तो 3.4 इंटू 0.52, 1 को इंटू करेंगे तो वही आएगा। प्योर बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का आपको पता है ये 373 होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.768, उधर जाके प्लस हो जाएगा,
ठीक है, तो ये पूरा आ जाएगा हमारा 374.768। ठीक है, आप चाहो तो 373.15 भी ले सकते हो, इसमें भी गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। ठीक है, यूनिट ज़रूर लिखेंगे, नंबर कट जाएंगे वरना। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखोगे तो इसने बोला हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, टेम्परेचर मेंशन है। ठीक है ना, टेम्परेचर लिखा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे 75 mmHg है। ठीक है, प्योर वेपर प्रेशर मेंशन है। ठीक है, आपको पता है कि जो टोटल प्रेशर होता है उनके कंपोनेंट के प्रेशर का सम के इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी। ठीक है ना, पार्शियल प्रेशर, ये डाल्टन लॉ था। ठीक है ना, डाल्टन लॉ स्टेट्स दैट टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन इट। तो यहाँ पर ए और बी मौजूद है, तो उन दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। किसी भी गैस का अगर पार्शियल प्रेशर निकालना हो, ठीक है, तो प्योर वेपर प्रेशर, ठीक है, और उसके मोल फ्रैक्शन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पी नॉट ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए, ठीक है, पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है, टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। पी नॉट ए आपको पता है एक केस में 75 mH दिया हुआ, तो 75 लिख लेंगे। एक्स ए कितना दिया हुआ, देखो एक्स ए 0.4, ठीक है। पी नॉट बी हमारे पास दे रखा है 25 mHg, तो 25, ठीक है। एक्स बी आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है अगर दो कंपोनेंट है तो, ठीक है ना। तो एक्स ए प्लस एक्स बी का सम कितना होगा, 1। जब उसने एक्स ए दे रखा है 0.4, तो वहाँ से माइनस करेंगे तो एक्स बी आ जाएगा 0.6। यहाँ पर हम 0.6 लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल प्रेशर आ गया, ठीक है। क्योंकि देखो वेपर फेज में जब तक मोल फ्रैक्शन नहीं निकलेगा जब तक आप टोटल प्रेशर नहीं निकालोगे, तो इसलिए यहाँ पर हम टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 40, ये 30 प्लस 15, ठीक है। ये आ गया 45 mmHg, ठीक है। जब हम मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में देखते हैं ना किसी का भी, तो उस केस में हम मोल फ्रैक्शन को वाई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि उस केस में जो रिलेशन होता है वो ये होता है हमारा, पार्शियल प्रेशर जिसका भी निकालना हो, ठीक है, उसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में, ठीक है, और टोटल प्रेशर। तो हमें ये निकालना है वाई बी। पी बी हमारे पास दे रखा है उसने, पी बी कितना दे रखा है देखोगे तो कहाँ गया, पहले इसको फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है ना, फिर करते हैं मिटाकर। वाई भी निकालना है तो उसके लिए पता नहीं इस ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पी बी कौन में पी टी, ठीक है। ये हो गया वाई बी। अब पार्शियल प्रेशर हमें बी का चाहिए, ठीक है। आपको पता है उसका पार्शियल प्रेशर उसके किसके इक्वल होगा, उसके प्योर वेपर प्रेशर और उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। तो यहाँ एक्स बी और पी टी यहाँ लिख देता हूँ मैं। ये प्योर वेपर प्रेशर हमारे पास दे रखा था, ठीक है ना। पी नॉट बी एक्स बी हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है, ठीक है ना। ये सॉल्व करके जो 15 आया यही वैल्यू यूज़ कर लेंगे यहाँ पर हम 15। और टोटल प्रेशर कितना था 45, ठीक है। काटेंगे तो 1/3 जो कि 0.333 चलता है, तो ये mmHg आ गया, ठीक है। क्लियर। अब बढ़ते हैं हम आगे। इसने बोला हुआ डिफाइन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पता है ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर साथ ही साथ वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बतानी है जो मोलर मास डिटर्मिनेशन में यूज होता हो, वो भी मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिन मॉलिक्यूल्स का मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, बड़े मॉलिक्यूल के लिए, इसमें प्रोटीन वगैरह आ जाता है, ठीक है।
तो पहले हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना, सॉल्यूट पार्टिकल्स, बट नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अब पता है मैक्रोमोलिक्यूल्स के मास के डिटर्मिनेशन के लिए हम जो यूज़ करते हैं ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, टोटल चार चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर का हम इस्तेमाल करते हैं, इसके थ्रू हम किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछता है इन केस कि ऑस्मोटिक प्रेशर को ही हम क्यों यूज़ करते हैं, बाकी वो क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे ना जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन वगैरह वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे दे आर, पहले सम लिख देता हूँ फिर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दे आर अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड पुअर सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। तो एक तो ये मोलैरिटी सोल्यूशन नहीं बना सकता क्योंकि टेम्परेचर पे अनस्टेबल है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मोलैलिटी बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है बाकी में मोलैलिटी वाला कंसेप्ट है ये एलिवेशन वाले में, ठीक है, उसमें मोलैलिटी का फॉर्मूला लगता है। तो मोलैलिटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजोल्व करना पड़ेगा। ये तो सॉलिबिलिटी दिखाई नहीं रहा है तो कहाँ से डिजोल्व होगा, तो इसी केस में हम ऑस्मोटिक प्रेशर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है वाई आर इक्यूमोलर सॉल्यूशन, इक्यूमोलर का मतलब हमने मोलैरिटी सेम रखी है दोनों की, ठीक है। सोडियम क्लोराइड ग्लूकोज के साथ आइसोटोनिक क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और जैसे हम उसको प्लेस करेंगे नंबर ऑफ आयंस चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये Na+ Cl-, इसका आई फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। ग्लूकोज का तो वही का वही रहेगा, ठीक है ना, कुछ चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कि बिकॉज सोडियम क्लोराइड अंडरगो डिसोसिएशन, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, बिकॉज सोडियम क्लोराइड अंडरगोज डिसोसिएशन, ठीक है ना। क्लियर। इसमें आई फैक्टर 2 है इन वाटर, लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। और ग्लूकोज नहीं जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है पाई इक्वल टू आई CRT होता है, ठीक है ना। तो सी तो दोनों के लिए सेम है तो ये वैल्यू तो सेम ही आएगी, ठीक है ना, दोनों के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन आई फैक्टर NaCl का ज़्यादा है तो उसकी वजह से पूरा पाई चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि जब पाई सेम होता है तभी आइसोटोनिक होता है, ठीक है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो तो। अब आते हैं 32। ठीक है, एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज इनसॉल्युबल इन अल्काली। अल्काली क्या हमारा बेस है, ठीक है। नॉर्मली बेस में सॉल्युबिलिटी वही दिखाता है जो एसिडिक नेचर होता है, ठीक है ना। इसका रीजन देना है हमें, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको तो दिखाई दे जाएगा, ठीक है ना। एन डाइथाइल का ये स्ट्रक्चर होगा हमारा, सल्फोनामाइड। इथाइल है तो C2H5 और इधर भी C2H5, ठीक है। एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है ये। अब देख रहे हो क्या, एन के पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होगा, वो एसिडिक नेचर शो ही नहीं करेगा क्योंकि H+ डोनेट करता तब तो एसिडिक नेचर होता है, इसके पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे
अब तो आप पूरा नाम लिख सकते हो, आप तो स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। बिकॉज एन डाईथाइल जो भी है यहाँ पर, ठीक है ना, डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन, अटैच टू नाइट्रोजन एटम, so that it is not acidic, so that not acidic, ठीक है। अभी एसिडिक नहीं है, इट मीन्स इट इज इनसॉल्युबल, सॉल्युबल इन अल्काली, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, इसके बी वाले पार्ट में। ये कह रहे हैं यहाँ पर देखोगे तो आप कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। एनिलीन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ये है, आपको पता है इसके पास लोन पे रहता है, ठीक है। और फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो AlCl3 यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझा दे रहा हूँ, फिर मैं स्टेटमेंट लिख दूंगा, ठीक है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड को अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर वाइज तो ये ऐसे है, ठीक है। एल्यूमिनियम के 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे ही नहीं हुए, इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हुए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना। और आपको पता है जो लोन पेयर डोनेट करता है वो बेस की तरह काम करता है, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड की तरह काम करता है। इसका मतलब ये एसिडिक नेचर है, लुईस एसिड, ठीक है। और ये बेस है, तो एसिड बेस के साथ रिएक्ट क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि एनिलीन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जा सकता है, क्योंकि ये इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉजिक, इसका आंसर, ठीक है ना। ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विथ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना। क्लोराइड व्हेन द लुईस एसिड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड बिकॉज AlCl3 is a Lewis acid which is used as a catalyst। और आपको पता है कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, जब कैटलिस्ट ही कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। AlCl3 जितना डालोगे वो उसके साथ रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट क्या है कि रीजनरेट होता रहता है, तो रिएक्शन आगे बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो आपको आंसर यही लिखना, ठीक है ना, ये समझने के लिए था आपके। अब आते हैं नीचे नेक्स्ट। ये कह रहा है एक टेस्ट लिखना है, केमिकल टेस्ट, वो भी किसके बीच में लिखना है, मिथाइल अमाइन और एनिलीन के बीच में, ठीक है ना। आपको पता है मिथाइल अमाइन एलिफेटिक अमाइन है, और एनिलीन जो है वो एरोमेटिक अमाइन है, ठीक है ना। तो एरोमेटिक को एलिफेटिक से सेपरेट करने के लिए ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, ये केमिकल टेस्ट काम भी आएगा आपके, ठीक है ना। इस केस में हम क्या करते हैं, एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है ना। तो एनिलीन का फॉर्मूला ये है हमारा, HNO2 नाइट्रस एसिड, ठीक है। पता है इस केस में क्या बनता है, ये सॉल्ट बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। फिर जैसे ही आप इसको फिनॉल के साथ ट्रीट करोगे ये डाई बना देता है, और उस डाई का एक पर्टिकुलर कलर है, ठीक है। उस केस में हमें पता चल जाता है, ऑरेंज कलर होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपाउंड जो बनाएगा, ठीक है, रिएक्ट करके इसके साथ में।
ये मॉलिक्यूल ऐसे इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखना इसका पॉइंट जो होगा ना अपोजिट होगा, जैसे कि यहाँ है तो बिल्कुल अपोजिट साइड से वो अटैच होगा, ठीक है। पहले यहाँ पर मैं N2Cl था उसको लिख देता हूँ मैं N डबल बॉन्ड N, ठीक है। यहाँ आपका OH एसिटीज का एसिटीज अटैच हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारा ऑरेंज डाई है, अब जब ऑरेंज सब्सटेंस बन जाएगा इसका मतलब वो एरोमेटिक अमाइन है, यानी एनिलीन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन रिएक्टिंग विद नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर एनिलीन फॉर्म बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड विच ऑन रिएक्टिंग विद, ये तो आप रिएक्शन लिख लो तो स्टेटमेंट लिख लो, विच ऑन रिएक्टिंग विद फिनॉल टू फॉर्म ऑरेंज डाई, ठीक है ना। वेयर एज मिथाइल अमाइन डज नॉट, ठीक है। मिथाइल अमाइन ये टेस्ट नहीं देगा, ठीक है ना। अब आते हैं डी वाले पे, ये टेस्ट दे देगा वो टेस्ट नहीं देगा, आप भी लिख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे नो रिएक्शन आगे, ठीक है ना। फिर कह रहा है राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग, ये गैब्रियल पेथलमाइड सिंथेसिस, ठीक है। ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता है। ये भी पेथलमाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करने में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। KOH के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है ना, तो ये सॉल्ट बन जाएगा। अब ध्यान ये रखना है आपको, जो भी अमाइन बनाना हो उसी का हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। अगर आपको इथेन अमाइन बनाना है तो यहाँ पर इथेन लेंगे, प्रोपेन अमाइन बनाना हो तो यहीं पर रिएजेंट चेंज होगा हमारा, ठीक है ना। इस केस में ये ऐसे बन जाएगा, के को हटा के आर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको NOH के साथ ट्रीट करोगे, पता नहीं क्या होगा, यहाँ से हमारा ONA का सॉल्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है, एक सेकेंड, ONA, ये भी ONA, ये एक सॉल्ट बन गया, ठीक है। और साथ ही ये RNH2 अलग से सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ भी सकता है कि प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो गैब्रियल लिख सकते हो आप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये पूछ रहा हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। जब भी पैरा ब्रोमो बनाना होता है ना, हम एसिटिक एसिड एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं, वो दो प्रोडक्ट ना देके सिर्फ पैरा का ही प्रोडक्ट रिलीज करेगा, ठीक है ना। क्योंकि वो फिर बाकी पोजीशन को डीएक्टिवेट कर देता है और पैरा वाली पोजीशन को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है ना। तो एनिलीन है, और कोई पार्ट तो नहीं रह गया ऊपर, नहीं। ठीक है, पहले उसको अनहाइड्रेट कर ट्रीट करेंगे पैराडिन की प्रेजेंस में, तो CH3, ये बन जाएगा हमारा, ये बन गया, ठीक है। फिर जब उसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करोगे दोबारा, तो ब्रोमीन अटैच हो जाएगा इस वाली पोजीशन पे, ठीक है ना, पैरा वाली पोजीशन है। बाकी पोजीशन ये पैरा वाला एक्टिवेट हो जाता है, बाकी जो पोजीशन है वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेगा हमारा, ठीक है। अब हमें इस ग्रुप को हटाना है और वापस अमाइन बनाना है, तो उसको हमें वापस OH के साथ ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। बेस के साथ में या किसी एसिड के साथ में आप ट्रीट कर सकते हो उसको, ये हमारा वापस NH2 और ब्रोमीन जनरेट कर देगा, ठीक है।
अगर आप ये ग्रुप नहीं डालोगे एसीटन हाइड्राइड, उस केस में क्या होगा, वो ऑर्थो और पैरा दोनों वाले प्रोडक्ट जनरेट कर देगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं इसके, ये N2Cl वाले रिएक्शन कंप्लीट करना है, ठीक है। इसका ये जो था हमारा ई वाले का आंसर था, ठीक है। एफ वाले के लिए इसने बोला कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है। आपको पता ही है इस केस में ये नाइट्रेशन बेंजीन डाइजेनम सॉल्ट से NO2 वाला ग्रुप जनरेट होता है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इसमें स्ट्रक्चर बताना है कि ए क्या पॉसिबल होगा अगर हम इसके साथ ट्रीट करेंगे तो, ठीक है। अमाइड ग्रुप बनता है, तो पता ही है अमोनिया के साथ ट्रीट करने पे ये बन जाएगा CONH2। फिर ब्रोमीन के साथ या BS के साथ ट्रीट करने पे वापस अमाइड ग्रुप हटके हमारा ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमने देखा था पीछे, वही है ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसने कहा है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। देखो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली डिसाइड होता है उसके मेटालिक बॉन्ड से, और मेटालिक बॉन्ड उसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उस पर डिसाइड होगा, ठीक है ना। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी में अगर आप देखोगे तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है ना। और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से उनका मेटालिक बॉन्ड जो वीक है, मेटालिक बॉन्ड जब वीक होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना ही होना है, ठीक है ना। क्योंकि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी के डी ऑर्बिटल भरे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल, ठीक है, इन वीक बॉन्डिंग बिटवीन द एटम, ठीक है ना। ये डी ये लिख सकते हो बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ अनपेड डी ऑर्बिटल, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल एंड हैव वीक मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्रोमियम जो है वो Cr2+ बनाता है, और लिखा हुआ है यहाँ पर कि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन D4 है, ठीक। Cr2+ है और ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट वही होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, क्रोमियम 3+। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिड्यूसिंग में, रिड्यूसिंग आपको पता है ना ऑक्सीडेशन वाली डेफिनेशन चलती है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडाइजिंग में क्या होगा, रिडक्शन वाली डेफिनेशन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी Cr2+ Cr3+ बनाएगा। अभी हमें देखना है कि क्यों बना रहा हो, ठीक है ना, आखिर क्या वजह है। और ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Mn3+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ पे एक चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है। तो Cr2+ और Cr3+ की कॉन्फ़िगरेशन एक बार चेक करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि क्रोमियम जो है वो 24 पे है, तो आर्गन 4s1, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसमें से हमें कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, पहले दो निकालते हैं, ठीक है। तो Cr2+ के लिए क्या आ रहा है, एक 4s1 में से चला गया, एक इसमें से चला गया, तो यार 3d4, ठीक है। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं क्योंकि Cr3+ के लिए चेक करना है, ये जस्ट समझाने के लिए, ठीक है ना। Cr3+ करने में देखो आप 3d4 से क्या हो गया, 3d3 हो गया, और 3d3 का मतलब वो T2G वाली जो कॉन्फ़िगरेशन थी ना उसको उसको स्टेबिलिटी देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे T2G3, अभी लिखूंगा मैं इसका आंसर। सेम ऐसे ही मैंगनीज का खोल के देख लेंगे। मैंगनीज आपको पता ही है 25 पे, आर्गन 18, ठीक है। इसने क्या बोला हुआ है, Mn3+, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसमें भी फिर क्या होगा, 3 4, ठीक है ना।
अब Mn2+ का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो क्या आएगा 3d5। अब 3d5 क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो ये भी ज़्यादा स्टेबल है। तो इसी वजह से क्रोमियम 3d3 वाले स्टेबिलिटी दिखाता है, ये इसमें दिखाता है। यानी Cr2+ अगर Cr3+ बनाता है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए वो रिडक्शन में चला गया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लग गया। ठीक है ना, रिडक्शन में नहीं गया, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करने लगा। और Mn3+ में हम देख रहे हैं कि अगर उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो हाफ फील्ड वाली कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, इसी वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करने लग गया। ठीक है ना, यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे, ये जस्ट समझाने के लिए, ठीक है, आंसर में आप कीवर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है ना, बिकॉज Cr इज more stable in +3 due to T2G reconfiguration। ठीक है ना, क्लियर। will Mn is more stable in +2 due to हाफ फील्ड। ठीक है ना, हाफ फील्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है रिएक्शन को कंप्लीट करना, ठीक है ना। ये पोटेशियम पर मैग्नेट है, इसको हीट करने पे आपको पता है ना पोटेशियम मैग्नेट बनता है। ठीक है ना, इसका है K2MnO4 मैग्नीज ऑक्साइड। ये प्रिपरेशन पूछता है इसका, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। का नाम है पोटेशियम मैग्नेट, का नाम है पोटेशियम पर मैग्नेट, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है ना, ये बैलेंस करना है, ठीक है, रिएक्शन को आगे लिखना है, कंप्लीट करना है। तो अभी आपने देखा कि क्रोमियम जो है वो Cr3+ दिखाता है। ठीक है ना, अभी ये दिखाता है ना क्वेश्चन, ये बेसिकली क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन Cr3+ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो आयोडीन को ये I2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं हम, ये पहले तो हम क्रोमियम को बैलेंस कर लेते, लगे यहाँ तो लिख लिया, तो ये 3 था, बस 3 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पर क्रोमियम 1 है, तो मैं इसके आगे 2 लिख लेता हूँ, क्रोमियम बैलेंस हो गया। ठीक है, 6 आयोडीन है, आपको पता है ना I- I2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो 6 I है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3I2। अब हमें बैलेंस करना है वाटर को, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है। ठीक है ना, तो वाटर को, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने क्रोमियम को बैलेंस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि आयोडीन किस में कन्वर्ट होगा, तो आयोडीन जो है, आयोडाइड जो है वो आयोडीन गैस में कन्वर्ट होता है, ये आयोडाइड आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम ऐड करते हैं वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, तो इसलिए यहाँ पर 7H2O ऐड होगा। ठीक है ना, तो आप चेक करोगे तो सारे एटम बैलेंस हो चुके हैं। ठीक है, चार्ज भी बैलेंस हो चुका है और एटम भी बैलेंस हो चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें इसने पूछा आउट ऑफ Cu2Cl2 एंड CuCl2 कौन सा ज़्यादा स्टेबल है और क्यों। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालूँ तो ये आएगा +1। ठीक है, यहाँ पर निकालूंगा तो +2। ठीक है, तो आपको पता है +2 जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कि CuCl2 इज मोर स्टेबल देन Cu2Cl2। ठीक है, एज मैंने अभी निकाला था, एज Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+। ठीक है, ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है ना, ड्यू टू हाई, कैसे लिख सकते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी को, ΔH, नीचे HYD और एंथैल्पी में कैपिटल H लिखते हैं। ठीक है ना, या हाइड्रेशन एंथैल्पी भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो कि
कॉपर प्लस जो है वो इस प्रपोर्शन डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है राइट द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो आपको पता ही है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ठीक है। n-2 F1 to 14, ठीक है ना। फिर डी में भी इलेक्ट्रॉन वेरी करते हैं, ठीक है, 0 से लेके 1 तक, एस में 2 ही रहेगा, ठीक है। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन एफ के लिए। अब बढ़ते नीचे, ये कह रहा है प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव कलर इन एक्वस सॉल्यूशन एंड वाई, ठीक है। तो आपको पता है अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो दिखाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। स्कैंडियम 21 पे जब हमने इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो स्कैंडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है 3+ वाली वो क्या हो गई, आर्गन के इक्विवेलेंट, ठीक है। ये हमारा 21 पे था। एफ ई, मैं एक बार इसको लिख के दिखा देता हूँ आपको, अच्छे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। स्कैंडियम 21 पे है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन थी आर्गन, ठीक है, 4s1 3d2। अब 3+ का मतलब क्या है, इसमें से हम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये पूरा खाली हो जाएगा, ये भी और ये भी, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ आर्गन किसका, Sc3+ का, ठीक है। सेम ऐसे ही Fe3+ का देखते हैं, पहले आयरन का देखते हैं, आयरन 26 पे है, ठीक है, 4s2 36। अब इसमें से अगर हम निकालते हैं 3 इलेक्ट्रॉन तो 2 इसके और 1 इसके, तो 3d5 बचा ये, ठीक है, Fe3+ का। अब 3d5 है तो पूरा अनपेड इलेक्ट्रॉन ही है, 5 के 5, तो ये दिखाएगा ज़्यादा कलर, ठीक है ना। एक बार जिंक का भी चेक कर लेते हैं, जिंक है हमारा 30 नंबर पे, ठीक है, तो ये होता है आर्गन 4s2 3d10। इसमें से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तब भी 3d10, ये पूरा भरा ही हुआ है, ठीक है ना, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब आयरन 3+ ही हमारा जो होगा वो कलर दिखाएगा, ठीक है ना, ये आयरन 3+, ठीक है, ये दिखाएगा कलर। क्यों दिखाएगा कलर, ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन लीडिंग द डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। मैं इसका आंसर लिखता हूँ, इन केस ऑफ Fe3+ हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन कॉज डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। अभी कह रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम, सोडियम क्रोमेट से, ठीक है। तो सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये होता है Na2CrO4, ठीक है। इसमें जब हम एसिड डालते हैं तब बनता है हमारा सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है ना, Na2Cr2O7, साथ ही साथ सोडियम रिलीज होता है, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, और वाटर भी, ठीक है। तो उसको बैलेंस कर लेंगे क्योंकि बैलेंस करना ज़रूरी है। यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर 2 सोडियम है, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 क्रोमियम था तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बैलेंस हो चुका हमारा, ठीक है ना। हमने अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, ठीक है, सोडियम क्रोमेट से, तो ये सोडियम क्रोमेट था तो सोडियम क्रोमेट से हमने सोडियम डाइक्रोमेट बना लिया। अब इसी सोडियम डाइक्रोमेट में अगर मैं पोटेशियम का सॉल्ट डालूंगा, पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तब बन जाएगा हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट, A2Cr2O7, ठीक है, और NaCl, 2 Na था तो यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, बैलेंस हो गया रिएक्शन हमारा, ठीक है। चलते हैं आगे। इसने पूछा है वाई डू ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक एक्टिविटी, आपको पता है वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, यही आंसर रहता है इसका, ठीक है। लास्ट सरफेस एरिया भी लिख सकते हो आप, ठीक है। इसी के साथ ये पेपर खत्म हो गया हमारा, थैंक यू।